हाय दोस्तों, स्वागत है आपका करियर अचीवर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड के हमने पहले लेक्चर्स ले लिए हैं, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दूंगी लिपिड के बारे में। स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होती है जिसमें या तो एनर्जी जनरेट होती है या डिग्रेड होती है। तो जब एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जब एनर्जी का जनरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो आपने पढ़ा होगा कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही बात पढ़ी है ना। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म जो होता है ये एक डिग्रेडिव प्रोसेस होती है ना। जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है जब इसके कन्वर्ट होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो जो एनर्जी होता है उसका सिंथेसिस होती है, इसी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, इसी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक बायोसिंथेटिक रिएक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है जिससे कि वो लार्ज मॉलिक्यूल बना सके, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करें अगर लिपिड्स की, तो लिपिड्स के बारे में हमने जैसे पहले लेक्चर्स में देखा था कि लिपिड्स क्या होते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। किस में सॉल्युबलाइज होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल, ईथर, इनमें सॉल्युबलाइज होते हैं। फ्यूल रिजर्व का काम करते हैं। फंक्शन क्या होता है लिपिड का? ये हमारी बॉडी में फ्यूल रिजर्व्स की तरह होते हैं। फ्यूल रिजर्व्स की तरह किस फॉर्म में होते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें बायोफॉस्फोलिपिड लेयर होती है, आपने पढ़ी होगी। तो सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ ये सेल्यूलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी होते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं। लिपिड्स जो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि और इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, है ना। ये पहले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं इनकी, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। आगे लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि जो लिपिड्स हैं उनको ब्लोड ने क्लासीफाई करा 3 टाइप्स में। कौन कौन से 3 टाइप्स? पहला है सिंपल लिपिड्स, है ना। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड्स और अल्कोहल के, जैसे कि फैट, ऑयल, वैक्सेस। दूसरे होते हैं कंपाउंड लिपिड। जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ये एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड, अल्कोहल, और साथ ही साथ इनके अंदर एक एडिशनल ग्रुप होता है जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना। तो ये भी होता है। इसके एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड हो गए। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट एडिशनल ग्रुप होता है, और ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट एडिशनल ग्रुप होता है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन जो होता है वो एडिशनल ग्रुप होता है। और भी अदर जैसे कि सल्फोलिपिड, अमाइनोलिपिड, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। अब जो डिराइव्ड और तीसरा आता है डिराइव्ड लिपिड्स। पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड, और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? ये जो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड है उनसे मिलकर बनते हैं डेराइव्ड लिपिड्स, है ना। इसमें ग्लिसरॉल और अल्कोहल तो होता ही है, साथ में फैटी एसिड्स, मोनोडाइएसाइल ग्लिसरॉल्स, है ना। लिपिड सॉल्यूबल विटामिन्स हो गए, स्टेरॉयड हार्मोन्स, हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन बॉडीज, वो सब डेराइव्ड लिपिड्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा चैनल है करियर अचीवर। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये तो ठीक था। अब लिपिड्स की बात करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड के बारे में हमने बात करा कि ये इम्पॉर्टेंट लिपिड जो होते हैं ये इंडिस्पेंसिबल होते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर का, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन में हेल्प करते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर से कतई नहीं पटती इनकी बिल्कुल भी, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, पानी से दूर दूर रहते हैं, और क्या होते हैं? इनका यूनिक एक्शन होता है। अब जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में रिजर्व होता है वो होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, है ना। तो क्या, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में लिपिड जो है, लिपिड हमारी बॉडी के टोटल वेट का 15 to 20% होता है ना। इसमें से जो 90% लिपिड होता है वो क्या होता है? वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जिसको हम ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी के फ्यूल रिजर्व की तरह काम करते हैं। लिपिड जो होता है वो 15 से 20% होता है बॉडी वेट का, और ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा एबंडेंट लिपिड होते हैं, जो इसका 85 से 90% कंस्टिट्यूट करते हैं। ज़्यादातर जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इनको हम न्यूट्रल फैट्स या फिर डिपोजिट फैट भी कहते हैं। ये स्टोर होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होते हैं और एनर्जी रिजर्व की तरह काम करते हैं बॉडी के। ठीक है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्टोर नहीं हो सकते, लेकिन जो ये हमारे लिपिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे फ्यूल रिजर्व भी कहते हैं। और हमने बात करी जो फैट होते हैं ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, है ना। ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फॉर्म होते हैं, स्टोरेज फॉर्म होते हैं एनर्जी की। ये फ्यूल रिजर्व होते क्यों हैं, क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, है ना। एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट भी देता है, एनर्जी तो हमें प्रोटीन भी देता है, तो लिपिड्स क्यों होते हैं फ्यूल रिजर्व, व्हाट इज़ द रीज़न, है ना, दिस इज़ द क्वेश्चन। ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स जो होते हैं ये कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है एनर्जी की, जहाँ पर एक मोलर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें 4 कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वहीं पर हमारा ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स 9 कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी रिलीज़ करता है, तो ये इससे ज़्यादा करते हैं, है ना। एक चीज़ ये हो गई, इसलिए फ्यूल रिजर्व होते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में मान लो कि 50 ग्राम मतलब है ना 50 मोलर हमारे यहाँ बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा, तो वो इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा, उससे दुगनी एनर्जी हमें क्या दे देगा, लिपिड ले देगा, इसलिए फ्यूल रिजर्व की तरह होते हैं हमारी बॉडी में। दूसरा रीज़न ये होता है, जैसे हमने बताया कि जो लिपिड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो इनका नेचर कैसा होता है, ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, है ना। हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, पानी से नहीं पड़ती इनकी, इसलिए ये प्योर फॉर्म में रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं और वाटर के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं करते, है ना, एनहाइड्रस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। जबकि ग्लाइकोजन और प्रोटीन जो होते हैं उनकी वाटर से पड़ती है, तो वो उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, उसके साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इसीलिए जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स होते हैं इसको प्रेफर कराया है बॉडी ने, इसको चुना है। 1 ग्राम ग्लाइकोजन का जब 2 ग्राम वाटर से कंबाइन होता है स्टोरेज के लिए, मतलब 2 ग्राम वाटर से कंबाइन हो सकता है फॉर द 2 रीजंस। अब क्यों होता है, अगर जैसे मैंने आपको बताया 1 ग्राम लिपिड स्टोर होगा बॉडी में, तो वो 6 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देगा एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। फैट जो होते हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बॉडी की एनर्जी नीड प्रोवाइड करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बहुत दिन तक भूखे रहेंगे तो जो हमारी बॉडी का लिपिड्स हैं वो टूट के हमें क्या करेंगे, ब्रेक होकर हमें क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, हम लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। कई दिन तक स्टारवेशन में रहने के बाद भी बहुत सारे जो जैसे पोलर बियर्स होते हैं बहुत टाइम के लिए वो हिबरनेशन में चले जाते हैं, तो हिबरनेशन में जाने के बाद वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, लेकिन उनको एनर्जी की ज़रूरत तो होती है, उस टाइम पर ये जो फ्यूल रिजर्व होता है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये मेजर कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन के। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रिकर्सर भी होता है बाइल एसिड्स का और स्टेरॉयड हार्मोन्स का। एरेक्नोइड एसिड जो होता है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और साथ ही साथ सबस्ट्रेट होता है इंटरसेल्युलर रेगुलेटर्स का, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन। एरेक्नोइड एसिड जो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है किसके लिए, इंट्रासेल्युलर रेगुलेटर्स के लिए, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन्स के लिए। अब बात करते हैं लिपिड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि मैंने कहा कि नॉन पोलर नेचर के होते हैं तो ब्लड में कैसे जाएंगे, है ना, ब्लड में तो घूमते ही रह जाएंगे ऐसे ही, जहाँ मन हो रहा है वहाँ जा रहे हैं, तो इनके लिए कैरियर की ज़रूरत होती है, किसी के साथ एसोसिएशन में जाते हैं, ये अकेले कभी नहीं बाहर निकलते, है ना, समझदार होते हैं ये हीरो नहीं बनते। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है लिपिड का, क्योंकि द इनसॉल्युबल लिपिड्स आर सॉल्युबलाइज इन एसोसिएशन विद प्रोटीन्स। जो लिपिड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये प्रोटीन के साथ दोस्ती करते हैं और प्रोटीन के साथ ही घूमते हैं, प्रोटीन के साथ एसोसिएशन करके लिपोप्रोटीन बनाते हैं,
तो क्या हुए, ये कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। अब ये जो लिपिड्स होते हैं ये फिर प्रोटीन के साथ मिलकर ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं। जो फ्री लिपिड्स होते हैं वो हमारे ब्लड में नहीं पाए जाते, क्योंकि फ्री लिपिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी ब्लड में नहीं घूमते, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और अगर हम ब्लड का कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें क्या 90% तो वाटर ही होता है। काइलोमाइक्रोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी ब्लड में नहीं मिलते। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, ये हम काइलोमाइक्रोन्स हो गए, ये भी हमारे लिपोप्रोटीन होते हैं। और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम VLDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारे क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन फ्री फैटी एसिड्स। तो इन सब के साथ मिलकर जो लिपिड होते हैं वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये फिगर है काइलोमाइक्रोन्स की, है ना। तो काइलोमाइक्रोन्स के अंदर क्या क्या है, ये क्या क्या लेके जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स लेकर जा रहा है, ये सवारी है। काइलोमाइक्रोन क्या है, ये सवारी है। ये क्या क्या लेकर जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स लेकर जा रहा है, एम्बेडेड एपोलिपोप्रोटीन्स लेकर जा रहा है, फॉस्फोलिपिड, तो इन सबको लेकर ये मूव कर रहा है। काइलोमाइक्रोन्स कंटेन करता है ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स और दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये कैरी करता है इन वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को इंटेस्टाइन से लिम्फेटिक सिस्टम, फिर लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड सिस्टम तक लेकर जाता है और इनको फिर एडिपोज टिश्यूज़ में जाकर छोड़ देता है। एडिपोज टिश्यूज़ में छोड़ने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यूज़ में ही जाकर हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है। अब डायनेमिक नेचर लिपिड का क्या होता है, जब पहले लिपिड के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी तो ये माना जाता था कि जो लिपिड्स होते हैं ये स्टोरेज कंपाउंड्स होते हैं और मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। बाद में एक्सपेरिमेंट होते गए, आइसोटोप स्टडीज़ होती गई, तो ये पता चला कि जो लिपिड होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली और ये कंटिन्यूसली डिग्रेड और रीसिंथेसाइज होते रहते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि जो फैट होता है वो हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है और ये फ्यूल रिजर्व होता है। तो ये एक डायनामिक स्टेट है, इनर्ट फॉर्म में नहीं होते। ये ऐसा नहीं कि पड़े तो पड़े हुए हैं, इनका भी डिग्रेडेशन होता है, इनका भी रीसिंथेसाइज होता है। मैंने अभी खाना खाया, थोड़ी देर तो मेरी बॉडी में जो ग्लूकोज रहेगा वो अपना काम करेगा। जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, इन लिपिड को ब्रेक करना शुरू करेगी, इन लिपिड से एनर्जी लेना शुरू करेगी, क्योंकि उतने ग्लूकोज में उसका काम नहीं चल रहा है, मानो कम खाना खाया तो। ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इंटेस्टाइन से एडिपोज टिश्यूज़ में, किसकी हेल्प से, काइलोमाइक्रोन की हेल्प से। लिवर से ट्रांसपोर्ट होते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में, है ना। जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं ये इंटेस्टाइन से जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में, किसके थ्रू, काइलोमाइक्रोन की हेल्प से। और लिवर से एडिपोज टिश्यूज़ में VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की हेल्प से जाते हैं। ये जो लिपिड्स होते हैं हमारी बॉडी के मसल्स, लिवर, हार्ट यूटिलाइज करती हैं अपने अपने हिसाब से, इनको डिग्रेड करती हैं और इससे एनर्जी लेती हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू जो है मैंने आपको बताया कि लिवर में सिंथेसिस हुआ VLDL, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंथेसिस हुआ काइलोमाइक्रोन्स का, तो फिर ये क्या करेंगे, ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में जाएंगे। एडिपोज टिश्यूज़ में जाकर अब ये काइलोमाइक्रोन ये क्या करेंगे, जो इनके अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होगा उसको छोड़ देंगे और ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होंगे वो एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाएंगे। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी तो ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होंगे ये टूटेंगे, टूट के फैटी एसिड बनेगा। फैटी एसिड से फिर क्या होगा, फैटी एसिड हमारा मसल, लिवर, हार्ट में जाएगा और जहाँ पर फिर ये एनर्जी सिंथेसाइज करेगा। एनर्जी सिंथेसिस कैसे होगा, बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब मेटाबॉलिज्म कैसे होता है फैट का फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज़। क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बताया तो डिग्रेडेशन होगा या सिंथेसिस होगा। आज हम बात करेंगे डिग्रेडेशन की। लिपिड, जब लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं लिपोलिसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ट्राइग्लिसराइड का, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा था। हमने देखा था क्या होता है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स, एक ग्लिसरॉल होता है ना, प्लस 3 फैटी एसिड होते हैं। वो जब जुड़ते हैं एक दूसरे इससे तो क्या बनता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, ये हमने देखा। 2 फैटी एसिड जुड़ते हैं तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो उसको हम मोनोएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, है ना।
तो 3 फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मली हम बोल देते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल स्टोर्ड फैट होता है एडिपोज टिश्यूज में, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। जो एंजाइम इसमें इसको ब्रेक करता है उसकी इंपॉर्टेंस सुनिए। कौन सा एंजाइम होता है सबसे पहले? ये एक हार्मोन सेंसिटिव ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज, नाम थोड़ा बड़ा है, याद करना पड़ेगा, लेकिन याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो एंजाइम इसको ब्रेक करता है वो होता है हार्मोन सेंसिटिव ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। ये क्या करता है, एक फैटी एसिड को, चाहे तो कार्बन 1 से या फिर कार्बन 3 से, एक जगह से फैटी एसिड को रिमूव करता है। जब एक फैटी एसिड रिमूव होगा तो क्या बचेगा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अब फिर डाई एसाइल ग्लिसरॉल पे फिर से ये हार्मोन एक्ट करेगा, हार्मोन सेंसिटिव ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। अब क्या करेगा, वो फिर से एक जो फैटी एसिड है उसको तोड़ देगा और क्या बचेगा, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बचेगा। अब फिर से ये एंजाइम एक्ट करेगा इस पे, तो क्या होगा, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल से फिर क्या बनेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अलग हो जाएंगे। तो जब पूरा डिग्रेडेशन हो जाएगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का ग्लिसरॉल और फ्री एसिड्स में, इसको हम बोलते हैं लिपोलिसिस। ठीक है, इतना समझ में आया। सो द कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टू ग्लिसरॉल एंड फ्री एसिड इज नोन एज लिपोलिसिस। होपफुली इतना क्लियर हो गया हो। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो आप बैक करके देख सकते हैं दोबारा। अगर फिर से भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं कि ये जो हमारा हार्मोन सेंसिटिव ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज है, ये रेगुलेट कैसे होता है। पहली बात तो हार्मोन सेंसिटिव से इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो इसकी एक्टिविटी होती है वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, लाइपेज प्रेजेंट होता है, ये जो लाइपेज होता है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर फिर हार्मोन्स एक्ट करते हैं, है ना, और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। होता क्या है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा लाइपेज होता है उसके ऊपर कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि एपाइनफ्राइन, नॉरएपाइनफ्राइन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, TSH, ACTH, वो क्या करते हैं, एडिनाइलेज साइक्लेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और कैंप बनाते हैं। अब दोबारा बताती हूँ, ATP हमारा बॉडी में होगा, ATP से कैंप बनेगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए। तो होता क्या है, इसके ऊपर ये हार्मोन्स, ये ऊपर वाले हार्मोन्स एक्ट करते हैं, एडिनाइलेज साइक्लेज एक्ट करता है और क्या बनाता है, कैंप बनाता है। अब ये जो कैंप होता है इससे क्या बनता है, ये देखिए, ATP पर हमारा एक्ट करा इन हार्मोन्स ने और एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम ने और बना दिया कैंप। कैंप क्या है हमारा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। अब ये कैंप क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को की हेल्प से, है ना, प्रोटीन काइनेज को यूज़ करता है और ATP से ADP बनाता है ना। प्रोटीन काइनेज की हेल्प से क्या करता है, जो इनएक्टिव लाइपेज था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव लाइपेज में। ये एक्टिव लाइपेज हो गया और साथ में क्या निकल गया, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, ADP से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया। तो यहाँ पे जो लाइपेज था वो एक्टिव हो गया। अब ये लाइपेज क्या करेगा, ये हमारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पे एक्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा डाइएसाइल ग्लिसरॉल में, एक फैटी एसिड बाहर हो जाएगा। जब डाइएसाइल ग्लिसरॉल पे फिर से ये एंजाइम एक्ट करेगा तो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बनाएगा, फिर से एक्ट करेगा तो ग्लिसरॉल बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में हम पढ़ते हैं, है ना, जो मैंने बताया वही है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये हार्मोन सेंसिटिव ट्राइएसाइल ग्लिसराइड लाइपेज जो होता है, इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी एक्टिविटी हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया कि कितने कितने हार्मोन्स इसमें यूज़ होते हैं। तो जो लाइपेज होता है वो बॉडी में नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना, लाइपेज B की फॉर्म में होता है। फिर एक्टिवेट होता है या फॉस्फोराइलेटेड होता है ये कैंप डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम पर,
है ना। ये एक्टिवेट इस एंजाइम की हेल्प से होता है। जब ये एंजाइम इसके ऊपर काम करता है तो लाइपेज ए बन जाता है। फिर जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एपाइनफ्राइन, नॉरएपाइनफ्राइन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, ACTH, ये सारे एंजाइम इस हार्मोन्स हेल्प करते हैं इसकी, और इसकी एक्टिविटी को जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को एनहांस करते हैं और लिपोलिसिस को परफॉर्म होने देते हैं, है ना। हमने देखा था, हमने क्या देखा अभी कि जो ATP है, ATP पे एडिनाइलेट साइक्लेज ने रिएक्ट किया, इन हार्मोन्स ने हेल्प करी इसको रिएक्ट करने के लिए, कैंप बनाने के लिए। कैंप ने प्रोटीन काइनेज बनाया, प्रोटीन काइनेज से एसोसिएशन करा और क्या करा, लाइपेज B को लाइपेज A में कन्वर्ट कर दिया, इनएक्टिव लाइपेज को एक्टिव लाइपेज में कन्वर्ट कर दिया। जब एक्टिव लाइपेज बना तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से डायसाइल, इसने एक्ट किया ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पे और एक फैटी एसिड वहाँ से निकाल कर डायसाइल ग्लिसरॉल बना दिया। फिर से एक्ट करा, फिर से एक फैटी एसिड निकाल दिया, है ना, और फिर से एक्ट करा, फिर से फैटी एसिड निकाल दिया, तो क्या बचा, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स बाहर निकल गए। तो ये हमारा एंजाइम का ये काम होता है, ठीक है। दूसरी तरफ एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम किसने किया, हार्मोन्स ने। डिक्रीज करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन कैंप लेवल को डिक्रीज करता है। क्यों करता है डिक्रीज, एक्टिवेशन हो रहा है, अच्छी बात है। इनएक्टिवेशन की क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत ये होती है कि जब बॉडी में एनर्जी पर्याप्त होती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो लिपिड का बैकग्राउंड क्यों हो, ज़रूरी नहीं है। तो क्या होता है उस टाइम पर जो इंसुलिन का ज़्यादा लेवल क्या करता है, कैंप लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। मान लो मैंने खाना खाया, तो खाने से हमारा क्या होगा, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस टाइम पर लिपिड के ब्रेकडाउन की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो उस टाइम पर क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया तो इंसुलिन क्या करता है, फिर कार्बोहाइड्रेट को ढूंढता है, पकड़ता है। तो जब इंसुलिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है तो कैंप का लेवल जो होता है वो कम होता है, जिससे कि जो लाइपेज हो वो इनएक्टिव हो जाए और लिपोलिसिस ना हो, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अब या तो जब फैट का फॉर्मेशन जब बॉडी में ज़्यादा स्टोर मतलब है ना, ज़्यादा फैट हो गया हो, उसको स्टोर करने की ज़रूरत हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, या फिर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, फैट फॉर्मेशन हो रहा हो, तो उस टाइम पर भी कैंप का लेवल कम रहता है ना। वो रीज़न इसलिए होता है क्योंकि जब लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जेनेसिस हो रही होती है, उस टाइम पे लिपोलिसिस रुक जाती है। जिस टाइम पर लिपोलिसिस हो रही होती है उस टाइम पे लिपोजेनेसिस रुक जाती है। सीधी सी बात है, जब लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो उसका सिंथेसिस नहीं हो सकता, जब सिंथेसिस हो रहा होगा तो ब्रेकडाउन की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इससे हमें ये पता चला जो कैंप लेवल होता है वो लिपोलिसिस को प्रमोट करता है, कैंप डिक्रीज़ करता है फैटी एसिड सिंथेसिस को। कैसे डिक्रीज़ करता है, इनहिबिट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलिक एक्टिविटी को। जब हम लिपोजेनेसिस पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और साथ ही साथ लिपोलिसिस और लिपोजेनेसिस साथ में नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ये हम देख चुके हैं, दोबारा देख लीजिए, टाइम है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो है ना नीचे कमेंट कर देना, देख लीजिए आप। इंसुलिन, निएसिन, ये सब इसको इनएक्टिवेट करते हैं कैंप को। एक्टिवेट कौन कौन से हार्मोन्स करते हैं, एपाइनफ्राइन करता है, नॉरएपाइनफ्राइन करता है, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, TSH, ACTH, GH, ग्रोथ हार्मोन, ये सब एक्टिवेट करते हैं। फिर कैंप बनता है। अब कैंप का अगर काम नहीं होता तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज उस पे काम करता है, इंसुलिन एक्ट करता है और 5-AMP बना देता है ना। अब कैंप से क्या होता है, प्रोटीन काइनेज के साथ में मिलकर इनएक्टिवेट लाइपेज को ये एक्टिवेट कर देता है। ATP से ADP बनेगा तो एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या होता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से हमारे ग्लिसरॉल और 3 फ्री फैटी एसिड्स रिलीज हो जाते हैं। अब इन फैटी एसिड्स का हम क्या करते हैं, अब देखो जो ग्लिसरॉल होगा वो कहाँ जाएगा और फैटी एसिड कहाँ जाएगा, है ना। ग्लिसरॉल निकल गया, फैटी एसिड निकल गया, ग्लिसरॉल कहाँ जाएगा, तो जो एडिपोज टिश्यूज़ है, अब है ना क्या होता है, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में लिपिड जो होता है वो स्टोर होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि उसके अंदर एक एंजाइम नहीं होता जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल काइनेज। ये एंजाइम एब्सेंट होता है, तो इसलिए जो ग्लिसरॉल होता है जो लिपोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस हुआ होता है वो यहाँ पर फॉस्फोराइलेट नहीं होता, उस टाइम पर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ता। तो क्या होता है कि फिर ये जो ग्लिसरॉल होता है वो लिवर में जाता है, वहाँ पर ये एक्टिवेट होता है, वहाँ पर ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और वहाँ पर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाता है। फिर बाद में क्या होता है, जैसे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाता है तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो होता है वो या तो सिंथेसिस करता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड्स की दोबारा से, या फिर क्या करता है वो जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में,
है ना। और फिर वो ग्लाइकोलिसिस में क्या करता है, पायरुवेट बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है, फिर उससे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, वो ईटीसी में जाता है। ये सारी साइकिल्स हमने पढ़ी हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है वो मैं आपको बता दूं पहले। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ग्लीसरॉल होता है, जब लिपोलिसिस के दौरान ये ग्लीसरॉल प्रोड्यूस होता है, तो अब इसका काम क्या है, ये ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट बनाएगा, ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट बनाएगा। अब ये ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट दो काम कर सकता है, या तो ये ट्राइग्लिसराइड दोबारा बना दे, अगर कंडीशन मतलब है ना बॉडी में पड़ा हुआ है, दोबारा से अगर इसको फैटी एसिड ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी में, तो ये क्या करेगा, दोबारा से ट्राइएसाइल ग्लीसरॉल बना देगा। यदि फैटी एसिड कम है ना, तो ये क्या करेगा, ये और बॉडी में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या करेगा, ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट जो होगा एक कंपोनेंट बनाएगा DHAP। हमने जब ग्लाइकोलिसिस का लेक्चर पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान DHAP भी एक कंपोनेंट होता है ग्लाइकोलिसिस का, जो आगे फर्दर रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। ठीक है, पायरुवेट बनाएगा। फिर पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है ना, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। फिर इसके बाद हमने क्या करा था, हमने पढ़ी थी सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में हमने ये देखा था जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वहाँ पर यूटिलाइज होता है, और उससे जो एनर्जी फॉर्म होती है NADH या NADPH की फॉर्म में, वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में हमने पढ़ा था कि जब NADH या FADH बनते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में जाते हैं, तो इससे क्या होता है, ATP का जनरेशन होता है। तो इसमें हमने कौन कौन से लेक्चर देखे थे, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था एक लेक्चर में, हमने सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी थी एक लेक्चर में, और एक लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी। ठीक है, होपफुली ये चेन आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी हम बात करते हैं फेट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। मुझे पता है मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, धीरे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बात करते हैं हम फ्री फैटी एसिड्स की। तो जो फैटी एसिड्स, देखिए ग्लीसरॉल निकल गया, ग्लीसरॉल कहाँ गया, या तो उसने ट्राइएसाइल ग्लीसरॉल बना दिया, या फिर वो ग्लाइकोलिसिस में चला गया और पायरुवेट वगैरह बना दिया। फैटी एसिड्स क्या करेंगे, है ना, जो फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं लिपोलिसिस के टाइम पर एडिपोसाइट्स में, ये क्या होते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, है ना। वहाँ से फिर क्या करते हैं, ये एल्ब्यूमिन से ज्वाइन हो जाते हैं और बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ में जहाँ जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ जाते हैं। 95% जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो किससे, फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से आती है। अब ये जो फैटी एसिड होते हैं, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है ना। तो जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे, जो हार्ट होता है ना, और जो किडनी, लिवर, ये सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है और फिर एनर्जी का जनरेशन होता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जब फैटी एसिड्स हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं तो एनर्जी का प्रोडक्शन करें, लेकिन कहाँ पर नहीं होते, कुछ जगह, मैक्सिमम जगह होते हैं जहाँ नहीं होते। ब्रेन और एरिथ्रोसाइट्स में फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। आपने एरिथ्रोसाइट का स्ट्रक्चर, आपने आरबीसी का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो एक तो ये होता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, है ना, और उसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, वो फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, है ना। और उसके अंदर जो ग्लाइकोलिसिस भी होती है तो वो एनाएरोबिक होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें, है ना। तो उसके थ्रू उसमें 2 ATP का जनरेशन ही हो पाता है। ठीक है, अब हमने ग्लीसरॉल देखा, तो ग्लीसरॉल क्या होता है, ये हमारा ग्लीसरॉल टूट के आया था। ग्लीसरॉल कहाँ जाएगा, एडिपोज टिश्यू से लिवर में जाएगा, वहाँ पे ग्लीसरोकाइनेज पे एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट। यहाँ पे एक ADP यूज़ होगा। अब ग्लीसरॉल 3 फॉस्फेट जो होगा उस पर एक एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा और DHAP बनाएगा। DHAP क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, या फिर ये दोबारा से ट्राइएसाइल ग्लीसरॉल्स बना देगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो इस लेक्चर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, है ना। हम शुरुआत हमने यहीं से करी थी, लेकिन अगर मैं आपको ये सब नहीं बताती तो अब जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो स्टार्टिंग वहाँ से करना बहुत ज़रूरी था। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, बॉडी में ज़्यादातर जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड्स का बीटा कार्बन एटम पर ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पर जो 2 कार्बन फ्रैगमेंट जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और फिर वहाँ से NADH, NADPH, FADH बनेंगे, है ना। फिर वो NADH, FADH कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहाँ से ATP का सिंथेसिस होगा। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, अब बीटा कार्बन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन से पहले, क्योंकि बीटा कार्बन एटम पे होता है, एक सेकेंड, तो क्या होता है बीटा कार्बन, है ना। देखिए ये हमारा मेन कार्बन है जिसके ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, COOH मान लो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा पहला कार्बन होता है, मेन कार्बन होता है। इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन के बाद जो दूसरा कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है और जो तीसरा कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, ओमेगा कार्बन, ठीक है। तो जो पहला कार्बन होता है वो होता है हमारा अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो यहाँ पर क्या होता है, इस वाले एरिया पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होना फैटी एसिड्स का बीटा कार्बन एटम पे, तो इसी को हम कहते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या फिर बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, और क्या इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में एक 2 कार्बन फ्रेगमेंट रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। या एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, फिर इससे जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो जाएंगे हमारे कहाँ पर, वो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और ATP का सिंथेसिस होगा, एनर्जी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन होता है। अभी जो फैटी एसिड हमारे लिपोलिसिस के टाइम पर बने तो ये क्या होंगे, ये एक्टिवेट होंगे साइटोसोल में, है ना। एक टर्म आपने सुना होगा साइटोप्लाज्म, एक सुना होगा आपने साइटोसोल। तो डिफरेंस पता है, मैं मान के चलती हूँ काफ़ी लोगों को पता है, और मैं मान के चलती हूँ अगर एक को भी नहीं पता है तो उसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे सेल है ना, सेल के बीच में न्यूक्लियस है और ये जो यहाँ पे साइड में है वो है हमारा पड़ा हुआ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर से अगर हम जितने भी ऑर्गेनेल्स या सबस्ट्रेट्स हैं उसको माइनस कर दें तो जो बचा हमारा लिक्विड वो है हमारा साइटोसोल, ठीक है। तो यहाँ पर फैटी एसिड्स का एक्टिवेशन होता है। दूसरी चीज़ होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं ये साइटोसोल से कहाँ जाते हैं, जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये साइटोसोल से मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, और फिर क्या होता है, जैसे ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं इसके बाद में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद में बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो इन 3 फॉर्म्स में हमारी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन चलेगा। हम क्विकली देखेंगे क्योंकि ये लेक्चर ना 32 मिनट का हो चुका है, इससे ज़्यादा पढ़ा है ना तो आप सब बोर हो जाओगे। तो वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में मतलब इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हमारा फैटी एसिड्स था, पहले क्या होगा, फैटी एसिड जो होगा वो कार्निटिन शटल में जाएगा, है ना। सबसे पहले फैटी एसिड जो होगा वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। एक्टिवेट होने के लिए फैटी एसाइल कोएंजाइम में बनेगा। फैटी एसाइल कोएंजाइम में जो होगा वो कार्निटिन शटल में जाएगा, कार्निटिन क्या होगा उससे ज्वाइन करेगा और फैटी एसाइल कार्निटिन बनाएगा। फैटी एसाइल क्यों बनाएगा, क्योंकि जो ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ये होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा पाता, तो वो कार्निटिन की हेल्प लेता है, कोएंजाइम ए को हटा देता है और एसाइल से आके जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है हमारा एसाइल कार्निटिन बन जाता है। अब ये एसाइल कार्निटिन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कर लेता है, वो इजीली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। अब जैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो एसाइल कार्निटिन क्या करता है, फिर से कार्निटिन छोड़ देता है और कोएंजाइम ए, माइटोकॉन्ड्रिया का कोएंजाइम ए यूज़ करता है और एसाइल कोएंजाइम ए दोबारा से बन जाता है, ये एसाइल कोएंजाइम ए दोबारा से बन जाता है। अब ये जो एसाइल कोएंजाइम ए होता है इसके ऊपर रिएक्शंस होती हैं और क्या बनता है हमारा, फर्दर जब रिएक्शंस होती हैं तो ट्रांस एनोइल कोएंजाइम ए बनता है और क्या बनता है, और बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बनता है। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए पे फिर से एक एंजाइम रिएक्ट करता है HS कोएंजाइम ए और क्या बनाता है, एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है और एसाइल कोएंजाइम में दोबारा से इसका यहीं से डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होता है। डिग्रेडेशन तब तक होता रहता है जब तक पूरा
एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बन जाए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जैसे ही बन जाता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये था ओवरव्यू, डिटेल नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ये मत सोचिएगा बहुत सारा बचा हुआ है। तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, इसके नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो देखिए आज हमने वैसे डिटेल में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ पाए हैं, मुझे पता है, लेकिन इसके आने वाले लेक्चर्स में हम, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए जो भी हमने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था बीटा ऑक्सीडेशन को समझने के लिए, ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में आपको ओवरव्यू बता चुकी हूँ, इसका नेक्स्ट लेक्चर्स को डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।